एडिशनल वाला डिस्क का माइनस। मतलब पहले हमें जो कैविटेड बॉडी है, पहले हमें इस कैविटी को फिल करना है इसी मास पर यूनिट एरिया से, जो मास पर यूनिट एरिया इस जगह पे, उसी मास पर यूनिट एरिया से हमें इसे फिल करना है। तो ये कंप्लीट बॉडी बन गई। तो मान लो इस एक्सिस के अबाउट में मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो पहले कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट निकाल दो। फिर जो हमने एक्स्ट्रा मास यहाँ फिल करा है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस कंप्लीट बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से माइनस कर दो, तो कैविटेड बॉडी का तो बचेगा। ठीक है सर, समझ गए। तो जो आई कंप्लीट बॉडी है, एक्चुअली में इसमें आई कैविटेड है प्लस आई एडिशनल है। तो अगर तुम इस कंप्लीट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया में से जो एडिशनल तुम डाल रहे हो उसको माइनस कर दोगे तो क्या बचेगा? ये तो बचेगा। ये बचेगा। कैविटेड डिस्क का। यस सर। ठीक है ना? ओके सर। चलो हम थोड़ा सा ना टॉर्क से रिलेटेड काम करेंगे, जरा इसको ध्यान से समझिए। देखो अगर हम किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, F1, F2, F3, तो हम इनका सबका वेक्टर रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं। और उसके लिए हमें या तो इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व करना होता है, या फिर हम इसमें अगर दो फोर्सेस के बीच में एंगल तुम्हें पता है तो तुम F1² प्लस F2² प्लस F3 प्लस 2F1 प्लस ट्वाइस F1 F2 cos थीटा इससे कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक। तो अब यहाँ होता क्या है कि जब तुम किसी बॉडी को अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट टॉर्क ऑब्जर्व करोगे, तो ये बात ध्यान रखना तुम कि देखो अगर ये एक लिम्ब या फिर आर्म है जो रोटेट हो रही है, इसके ऊपर तुम एक फोर्स इधर अप्लाई कर रहे हो, एक इधर अप्लाई कर रहे हो मान लो, फिर दूसरा भाई तुम इधर अप्लाई कर रहे हो, एक फोर्स मान लो यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो, और ये जो आर्म है ये यहाँ पे फिक्स है। ठीक है। यस सर। मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में याद होगा जब मैंने तुम्हें वेक्टर पढ़ाया था, तो मैंने तुम्हें कहा था कि वेक्टर दो तरह के होते हैं, एक पोलर वेक्टर होता है, एक एक्सियल वेक्टर होता है। एक्सियल वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग काम करते हैं। तो देखो इस बॉडी का जब ये रोटेट होगी ये आर्म, तो या तो ये इधर की तरफ रोटेट होगी या ये इधर की तरफ रोटेट होगी। बोलो। हम्म? यस सर। तो इसका जो रोटेशन है वो इस सर्कल पर या तो क्लॉकवाइज हो जाएगा या एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर तुम यहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन को ऑब्जर्व करो, तो भाई यही तो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये, अगर तुम इसे 3 डायमेंशनली देख रहे हो। बोलो। यस सर होगा। तो इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सॉरी जो टॉर्क होगा इस बॉडी को रोटेट करने में, क्योंकि वो एक्सियल वेक्टर है, तो या तो वो आउटवर्ड होगा या वो इनवर्ड होगा, दो ही तो डायरेक्शन बैठेंगे। बताओ। यस सर। तो या तो डिफरेंट डिफरेंट टॉर्क्स के लिए एंगल 0 डिग्री होगा या फिर 180 डिग्री होगा। बोलो। यस सर। तो अगर 0 डिग्री होगा तो उनके मैग्नीट्यूड डायरेक्ट ऐड होंगे, और अगर 180 डिग्री होगा तो उनके मैग्नीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे। तो यहाँ पे तुम्हें इस वाले एक्सप्रेशन की बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ cos थीटा वाला कॉन्सेप्ट जो है ये 0 डिग्री और 180 डिग्री के कॉरस्पॉन्डिंग तुम्हें हेल्प करता है कि तुम उसे ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कैलकुलेट कर। समझ गए? ठीक है सर। अब तुम यहाँ पे ये देखोगी भाई कि मैंने तुम्हें ये बताया था कि जो टॉर्क होता है, अगर किसी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाइड है, तो हम अगर उसके पोजीशन वेक्टर को वेक्टर सम वेक्टर प्रोडक्ट देखते हैं अप्लाइड फोर्स से, तो यही टॉर्क होता है। ठीक। हाँ सर। और अगर तुम्हें थोड़ा सा भी वेक्टर का याद है, तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है ए,
दूसरा वेक्टर है बी। तो ए क्रॉस बी जब हम कैलकुलेट करते हैं तो राइट हैंड थंब रूल से हम थंब को देखते हैं। अगर ए क्रॉस बी कैलकुलेट करना है तो फिंगर्स ए से बी की तरफ कर लोगी, और बी क्रॉस ए कैलकुलेट करना है तो बी से ए की तरफ। तो उसी के अकॉर्डिंग जो थंब है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन शो करता है। Yes, sir. तो अब अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो, इसमें ये जो डिफरेंट डिफरेंट इसके ऊपर फोर्सेस अप्लाइड है, तो इन सब के पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन की अगर तुम डिस्टेंस देखोगे एक्सिस ऑफ रोटेशन से, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो वो सबकी अलग अलग है। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं टॉर्क। फोर्स की लाइन को इंक्रीज कर देते हैं और परपेंडिकुलर डाल देते हैं इसको। तो मान लो ये R4 डिस्टेंस है, तो क्या कहेंगे हम कि F4 का फोर्स का टॉर्क कितना है, F4 मल्टीप्लाइड बाई R4। वैसे वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला वेक्टर लूंगा मैं। बोलो। यस सर। दूसरा भाई, अगर हम F2 का टॉर्क निकालेंगे तो F2 का टॉर्क जब निकालूंगा तो F2 की लाइन को ऐसे इंक्रीज कर दूंगा, और यहाँ से मैं इसके ऊपर अगर फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा तो देखो ये वाला परपेंडिकुलर F2। बोलो। जी सर। फिर F3 के ऊपर देखूंगा तो F3 के ऊपर पता चला कि ये आर्म खुद ही परपेंडिकुलर, देखो ये एंगल 90 डिग्री में दिख रहा है। हाँ सर। और F1 के ऊपर अगर मुझे परपेंडिकुलर देखना है तो मैं F1 के ऊपर यहाँ से ये वाला परपेंडिकुलर देख लूंगा, ये R1 होगा। इतनी बात समझ आ गई। आ गई सर। अब तुम इसमें एक चीज है जो कैलकुलेट कर सकते हो टॉर्क की डायरेक्शन देखने में। तुम ये देखो कि एज्यूम करो तुमने एक रॉड यहाँ पे फिक्स करी हुई है, तो F2 फोर्स उसको किस तरफ रोटेट कराएगा, तुम्हारे फिगर तुम्हें क्या बता रहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हैं कि इधर रोटेट कराएगा, तो हम ऐसे एरो मार्क करते हुए चलते हैं। अब तुम देखो F1 किधर रोटेट कराएगा उसको, क्लॉकवाइज। ये भी क्लॉकवाइज कराएगा। तो दो फोर्सेस के टॉर्क तो उसको एक ही, फोर्सेस के जो टॉर्क है वो क्लॉकवाइज नहीं हुए, क्लॉकवाइज टेंडेंसी है बॉडी को रोटेट करने की। अब यस F3, सर। F3 के टॉर्क की टेंडेंसी किस तरह रोटेट करने की है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और F4 की, एंटी Anti-clock. क्लॉकवाइज। इसका मतलब दो टॉर्क बॉडी को क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, दो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। तो इसका मतलब दो को ऐड कर दो, दो को ऐड कर दो, रिजल्टेंट में फिर इन दो में से दो को माइनस कर दो। यस सर। और Yes, अगर sir. टॉर्क देखोगे तुम तो देखो जैसे ये F2, ये R2 है, अगर तुम देख पा रहे हो। तो अगर तुम R2 क्रॉस F देखोगे, तो R2 क्रॉस F, जरा थंब को देखो कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ना इसमें ये। Yes, sir. तो F2 का टॉर्क है इनवर्ड, F1 का टॉर्क भी होगा इनवर्ड, F3 का टॉर्क होगा आउटवर्ड। कभी भी टॉर्क को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मत कर देना, ये आउटवर्ड। इसके ऊपर अगर तुम नेट टॉर्क कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, टॉ 1 प्लस टॉ 2, डिफरेंस जो बड़ा होगा टॉ 3 प्लस टॉ 4। समझ गया ना मेरी बात, मैंने क्या बताया था। यस सर। ये दो मैंने इसलिए ऐड करे क्योंकि एक डायरेक्शन में, ये दो इसलिए ऐड करे क्योंकि एक डायरेक्शन में। अगर तीन एक डायरेक्शन में होते तो उसको भी यहाँ ले लेते, एक को माइनस कर देते। अब इसमें से जो बड़ा होगा इन दोनों में से उसकी तरफ बॉडी रोटेट करने लगी। समझ गए। हाँ सर। Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बता दो। नहीं है सर। नहीं, अब इसके ऊपर हम ना ये देखते हैं कि इसके ऊपर क्वेश्चन नॉर्मली किस तरह से बनते हैं। देखो जैसे एक सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे चलिए। हमारे पास में कुछ रॉड, और भाई ये रॉड जो है ये दो मासलेस स्प्रिंग से सस्पेंडेड है। और रॉड का जो मास है वो 10 किलोग्राम। ठीक है।
Yes, sir. तो ये जो 10 किलोग्राम है ये यहाँ पे लगेगा ऐसे। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? No, sir. अब चूंकि ये दोनों की दोनों स्ट्रिंग्स इस मास के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है, तो दोनों में जो टेंशन होगी वो हम सेम मार्क करेंगे। ठीक है। Yes, sir. अब अगर हम इस बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम में हैं, तो वो कुछ इस तरह से बनेगा कि ये रॉड है। अब इस रॉड के साथ कनेक्टेड स्ट्रिंग, स्ट्रिंग की टेंशन किधर होती है? अवे फ्रॉम द बॉडी। और जो ऊपर सपोर्ट है जहाँ पे ये स्ट्रिंग बन रही है उसके ऊपर फोर्स लगाएगी ये ऐसे। भाई अगर कोई डाउट हो तो मुझे बताते देना, मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे पढ़ा दूंगा, डाउट नहीं। बोलो कोई प्रॉब्लम है? नहीं, sir. तो तुम देखो कि ये जो ये रॉड है ये स्टेशनरी है, तो स्टेशनरी होने के लिए हम लिखेंगे इसके ऊपर नेट फोर्स 0 है, तो 2t इक्वल टू 10g है, तो इसमें t इक्वल टू 5g है। तो इसका मतलब 15 न्यूटन फोर्स या 15 न्यूटन टेंशन हर एक स्ट्रिंग में अपियर हो जाएगी, या हर एक स्ट्रिंग को लगेगा जिसने 5-5 किलोग्राम वजन होल्ड कर रखा है। नहीं समझ रहे? Yes, sir. ऐसा ही तुम इसको इस तरह से भी कह सकते हो कि भाई दो आदमी, एक 10 किलोग्राम का कोई लेडर है, दोनों आदमी ना अपने शोल्डर पर कैरी कर रहे हैं इस तरह से। तो नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे, नॉर्मल कांटेक्ट फोर्स ऐसे, वेट ऐसे। तो हम यहाँ पे भी क्या कहेंगे कि 2n इक्वल टू mg, तो दोनों के दोनों आदमी इक्वल वेट कैरी कर रहे होंगे। कितना? 5-5 किलो का। समझ पा रहे हो नहीं? हाँ, sir. Yes, इसमें sir. इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? अब No, sir. इसमें क्या होगा, थोड़ी चीजें अब डिफरेंट तरीके से डील होने लगेगी जब हम इसमें थोड़ा सा चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे भाई इसमें? देखिए, इसमें हम चेंज ये करेंगे कि इसके ऊपर एक एडिशनल मास रख देंगे यहाँ पे। मान लो ये जो ये रॉड थी ये 1 मीटर की थी, तो हमने यहाँ पे 300 सेंटीमीटर, चलिए 30 सेंटीमीटर एक मास रख दिया एडिशनल। ये मास जो है ये 15 kg का। और ये Yes, sir. मतलब इसको इस तरह से समझो, जैसे तुमने कोस्टल एरिया पे देखा होगा कि जो फिशरमैन होता है ना, वो जब नेट लगा के फिशिंग करते हैं, मछलियाँ वछलियाँ पकड़ते हैं, तो वो उनका पूरा का पूरा जो बंडल है वो एक उस पर लटका लेते हैं बीच में, हाँ, इस sir. डंडे पे, और वो दोनों अपने शोल्डर पे कैरी करते हैं। Yes, sir. तो ये जिसकी तरफ ज्यादा शिफ्टेड रहेगा सेंटर से, उसके साथ क्या होगा? ज्यादा मास कैरी करना पड़ेगा उसको. उसको अपने कंधे पे ज्यादा बोझ लगेगा। तो देखो यहाँ पे ये दोनों स्ट्रिंग है, तो इनमें से इन दोनों को तुम समझ सकते हो कि दो शोल्डर आते हैं, तो इनमें कौन से वाले स्ट्रिंग में ज्यादा लोड बियर हो रहा है और कौन से में कम हो रहा है? राइट वाली पे ज्यादा हो रहा है. राइट वाले पे ज्यादा है क्योंकि मास का डिस्ट्रीब्यूशन उसकी तरफ चला गया। तो हम कह देंगे कि Yes, अब sir. अब इनमें टेंशन जो है भाई वो थोड़ी डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगी। मान लिया कि एक में टेंशन T1 है, दूसरे में T2 है।
बोलो, यस सर। कोई प्रॉब्लम है इसमें? नो सर। अब तुम ये देखो कि अगर तुम इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो अब इसमें टॉर्क की हेल्प से हम चीजों को किस तरह से डील करने वाले हैं, ध्यान से देखना जरा। इसमें क्या होगा भाई कि एक तो फिर हम वही पहले की तरह एफडीडी बनाएंगे। पहले तो हमारा एक ही इक्वेशन का काम चल गया था, अब दोबारा अपने पास दो वेरिएबल है तो भाई अपने को दो इक्वेशन बनाएंगे। अब देखो ये पूरी की पूरी रॉड ट्रांसलेटरी मोशन में नहीं है, इसका मतलब जो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। ये बताओ, ये बात से एग्री हो कि नहीं? हम्म, बोलो भाई, Yes, sir. सब लोग एग्री करते हो ना इस पे? यस सर। अब इसके बाद में तुम यहाँ पे ये देखो जरा कि दो वेरिएबल है, सॉल्व कैसे होगा। पर एक चीज नोट करो कि अगर ये स्ट्रिंग यहाँ सस्पेंडेड है तो क्या स्ट्रिंग रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है? बोलो। एक रॉड तुमने ऐसे स्ट्रिंग से दो लटका रखी है, तो ये स्ट्रिंग है जो अटैच रॉड है, ये रोटेट हो पा रही है या नहीं हो पा रही? बोलो। आपकी सब वॉइस कट कट के आ रही है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो ये रॉड है ये रोटेट हो रही है या नहीं हो रही है? रोटेट नहीं हो रही। अगर तुम देख पा रहे हो इसे, बोलो। हेलो। हेलो। Yes, sir. हाँ, मैं पूछ रहा हूँ कि ये रॉड रोटेट हो पा रही है या नहीं हो पा रही है? No, sir. तो अगर ये रॉड रोटेट नहीं हो रही है तो हम ये कहेंगे जब बॉडी कोई ट्रांसलेट नहीं होती तो रेस्ट पे रहती है, तो रेस्ट पे रहने वाली बॉडी के लिए एफ नेट क्या लिखते हैं हम? जीरो। Zero. जब जीरो। कोई बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ डिफरेंट टॉर्क्स रोटेट नहीं हो पाएगी तो इसका मतलब वो रोटेशनल मोशन के इक्विलिब्रियम में होगी, तो उसमें नेट टॉर्क क्या होना चाहिए? Zero हो जाएगा। अब नेट टॉर्क हम जितने भी उसके ऊपर फोर्सेस हैं सबका रिजल्टेंट कैलकुलेट करेंगे, यहाँ लिख देंगे एज रॉड इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम तो नेट टॉर्क इक्वल टू जीरो। अब भाई थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंट है ये, इसको समझने की कोशिश करना क्योंकि ये चीजें तुम्हारे काम आएंगे आगे। देखो जरा इसे हम कैसे देखेंगे, इसको तुम इस तरह से देखो, नेट टॉर्क हम कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि हम किस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करेंगे, ठीक है? हम्म। Yes, sir. तो तुम इस सिस्टम के अंदर कोई भी एक पॉइंट चूज कर सकते हो जो तुम्हें अच्छा लगे। ये पॉइंट चूज कर सकते हो तुम, ये पॉइंट चूज कर सकते हो, ये ये पॉइंट चूज कर सकते हो, ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। कोई भी एक पॉइंट ऐसा जिसके अबाउट तुम टॉर्क कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये बॉडी या ये रॉड किसी भी पॉइंट के अबाउट रोटेट नहीं हो रही है, तो हर एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क क्या होगा? जीरो होगा। बोलो। Yes, sir. तो अब देखो मैं अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेता हूँ, मान लो मैं इस पॉइंट को ए मार्क कर लेता हूँ, टॉर्क अबाउट ए। अब टॉर्क अबाउट ए किस किस का लूंगा, कितने फोर्स है? एक, दो, तीन और चार, समझ गए? बोलो। हेलो।
अरे भाई फिर से आवाज चली गई क्या? हम्म। आ रही है सर। हाँ तो बीच में बोल दिया करो यार, कम से कम ऐसा लगता है ना कि थोड़ा सुन पा रहे हो तुम लोग, नहीं तो यूं ही नहीं पता चलता आवाज भी जा रही है नहीं। मैं ये पूछ रहा हूँ कि इसके ऊपर कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं? 4 फोर्सेस, तो हमें कितने फोर्सेस का टॉर्क लेना पड़ेगा? 4 का। हमें पॉइंट ए के अबाउट यस। टॉर्क कंसिडर करना है। तो तुम ये देखो, पॉइंट ए के अबाउट टॉर्क कंसिडर करने का एडवांटेज क्या होगा कि हमें T1 का टॉर्क अबाउट ए कितना हो जाएगा? इस पॉइंट के अबाउट T1 का टॉर्क। अरे भाई टॉर्क कैसे निकालते हैं? जिस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालते हैं, फोर्स के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देते हैं उसी से ही। तो T1 तो इसी पॉइंट से पास हो रहा है ना, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस पॉइंट के T1 के लिए? हम्म। तुम्हारी आवाज ही नहीं सुन पा रहा मैं। सर 0। 0 होगी तो T1 का टॉर्क कितना हो गया? 0। 0 हो 0। जाएगा। अब तुम देखो इस 10G और 15G दोनों की टेंडेंसी ये देखो कि एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने की है या नहीं। यस यस सर। सर। तो इसका मतलब इन दोनों का टॉर्क एक ही डायरेक्शन में रोटेट करने की टेंडेंसी की वजह से ऐड हो जाएगा। अब कितना टॉर्क होगा देखो ध्यान से, mg इंटू 0.5। 0.5 क्यों? क्योंकि यहां से इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये 0.5 ही होगी। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नो सर। फिर नो सर। दूसरी 15G, और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है? 0.7। यस सर। और अब देखो ये जो T2 है, इसकी रोटेशन टेंडेंसी किस तरफ है? T2 की ऊपर की तरफ। तो इसका टॉर्क इन दोनों के टॉर्क के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया T2 इंटू 1। बताओ ये बात नहीं समझ आएगी? आ गई सर। तो ये हो गया भाई 5G, और ये हो गया 10.5G इक्वल टू T2। कितना हो गया फिर ये? 15.5G, यही तो हो गया। यस। इसका मतलब T2 को इतना टेंशन बियर करनी पड़ रही है। और भाई T1 कहाँ से लाऊं मैं? इसकी वैल्यू उठा के इसमें डाल दो तो T1 आ गया। हाँ यस सर। सर। समझ पा रहे हो कि किस तरह काम करना है इसके साथ में? हाँ जी सर। जैसे और एग्जांपल देता हूँ लोग, जैसे वो कहेगा तुम्हारे से भाई कि ये एक फ्लोर है, ये एक वॉल है, और हमने क्या किया, जैसे घर में सीढ़ी नहीं लगा देते हम लोग, यस सर। तो हमने सीढ़ी लगा दी दीवार पर। ठीक है। यस सर। अब वो पूछेगा कि मान लो इसका मास है, यूनिफॉर्म लेडर है, तो यूनिफॉर्म बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? उसके बीच में। अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो फिर सेंटर ऑफ मास निकालना भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, mg। अब देखो यहाँ पे नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स मैंने तुम्हें मार्क करना सिखाया था कैसे? ऐसे। और यहाँ पे ऐसे। अब तुम ये बताओ मुझे कि जब हम दीवार से सीढ़ी लगाते हैं तो उसकी टेंडेंसी किस तरफ स्लिप होने की होती है? ग्राउंड की तरफ डाउन। यूं पीछे। यस सर। इसीलिए तो हम घर में किसी को कहते हैं कि जरा सीढ़ी पकड़ ले तो भी पीछे स्लिप हो जाए, और स्मूथ फ्लोर को हम अवॉइड करते हैं कि पीछे स्लिप ना हो जाए। ठीक है। यस सर। तो इसका यस मतलब सर। अगर, इसका मतलब अगर नीचे की तरफ जो पॉइंट है उस पर फ्रिक्शन पीछे की तरफ, ये पीछे की टेंडेंसी है स्लिप करने की, तो भाई फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है इस पर? इधर पे। फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब देखो अगर ऊपर की तरफ वाली वॉल स्मूथ है तो उस पर फ्रिक्शन लगेगा नहीं, और अगर ऊपर की तरफ वाली वॉल भी रफ है तो ये नीचे की तरफ जाने की टेंडेंसी में है, क्योंकि जब ये रॉड पीछे को जाएगी तो ऊपर वाला एंड नीचे को जाएगा। तो यहाँ फ्रिक्शन किधर को लगेगा? अपवर्ड्स। हाँ। तो अगर हम कह दें कि यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट μ1 है
तो यहाँ तो हो जाएगा ये μ1 n1, और अगर यहाँ पे n2 है तो यहाँ फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, U2N2। μ2n2। कोई डाउट हो तो बता दो। नहीं सर। ये तो यूनिफॉर्म लेडर का केस है। इस लेडर पे वो प्लम्बर भी चढ़ा देगा भाई, मान लो यहाँ उसने प्लम्बर चढ़ा दिया, तो ऐसा ही हो जाएगा जैसे पिछले वाला, इसका वेट और लग जाएगा नीचे को ऐसे। नहीं समझे? यस सर। तो अब हमें इसके केस में वही सारी चीजें डील करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा अपना, सबसे पहला काम होगा अपना कि हम इसका एफबीडी बनाएंगे। जब हम इसका एफबीडी बनाएंगे तो ये तुम्हें दिखेगी रॉड, इसके ऊपर जो एक्टिंग फोर्सेस हैं फिर हम उनको मार्क करेंगे। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो भाई बता देना जरा। इनके सिवा कोई और फोर्स दिख रहा होगा मुझे बता दो। ये है नो सर। n1, ये है n1, ये है n2, ये है m2n2, और भाई ये है कैपिटल mg, ये है एम नॉट जी को हम मास ऑफ द लेडर कह रहे हैं, और ये एम जी जो है इसके ऊपर जो मास ये प्लम्बर चढ़ रहा है वो है। अब अगर तो ये रेस्ट पे है, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? यस सर। अगर तो ये रेस्ट पे है तो मुझे ये बताओ, ना तो ये लेफ्ट राइट मूव कर रही, ना अप डाउन मूव कर रही। हम्म? जी सर। तो इसके यस ऊपर, सर। इसके ऊपर नेट फोर्स लेफ्ट राइट और अप डाउन क्या होगा? रेस्ट पे 0 हो जाए। जीरो होगा ना। तो अब जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ उसको तुम ध्यान देना। μ1 n1 इक्वल टू n2, पहले चेक कर लो। यस सर। एक सेकंड। हाँ भाई ये देखो जरा कि ये बात समझ आ गई ना सबको? हाँ सर। अब तुम ये चेक करो इसमें कि n1 प्लस μ2n2, मतलब ये हम जो लॉज ऑफ मोशन से पढ़ के आए हैं ना उसी को अप्लाई कर रहे हैं। ये देखो यस सर। तो यस सर। टोटल अपवर्ड फोर्स इक्वल टू टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल लेफ्ट की तरफ फोर्स इक्वल टू टोटल राइट की तरफ फोर्स। एग्री हो ना सब लोग? हाँ जी। अब चूंकि इन फोर्सेस की टेंडेंसी, इन फोर्सेस की जो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है वो अलग अलग है, तो ये टॉर्क भी बनाएगा। अब तुम ध्यान से देखना जरा, ये तुम मेरा हाथ देखो, अगर लेडर इस तरह से लगा है दीवार से जैसे मेरा पेन लग रहा है ना, ये देख रहे हो? यस सर। तो जब ये नीचे स्लिप होगा ना तो ये ऐसे नहीं जाएगा नीचे, तुम देखना ये हमेशा ऐसे जाता है ये। हाँ जी सर। तो अगर ये ऐसे जाएगा तो तुम ये देखो क्या इसमें रोटेटरी मोशन नहीं होगी? होगी सर। तो ये रोटेशन भी तो कैंसिल आउट हो रही है ना, इसका मतलब यहाँ पे नेट टॉर्क भी क्या है? 0। तो फिर वही किसी भी पॉइंट के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर दो। तो अगर मैं बॉटम वाले पॉइंट के अबाउट करता हूँ तो इसका एडवांटेज क्या होगा कि n1 का और μ1 n1 का टॉर्क क्या हो जाएगा? 0। हाँ सर। अब देखो, अब भाई इन दोनों के तो 0 हो गए, तो m0 g फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये वाली चेक कर लेना, समझ आ रही है? हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। सर आपकी वॉइस कम आ रही है बहुत। अभी भी नहीं आ रही? आ गई सर। अब देखो ध्यान से, मैं कह रहा हूँ कि मैं अलग अलग फोर्सेस का टॉर्क चेक करूंगा। देखो मैं तुम्हें हाइलाइटर से हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। m0 g के लिए
परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालता हूँ। बोलो परपेंडिकुलर यस सर। फोर्स, यस समझ गए? सर। फिर इसका देखो mg इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस सर। इसका टॉर्क जीरो, चूंकि इसी पॉइंट से पास हो रहे हैं। हाँ सर। अब n2 को देखो, क्या हो गया, n2 को देखेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यस। ये इसके इक्वल हो जाएगी इस वाली लेंथ के। हाँ सर। फिर μ2 n2 का टॉर्क देखेंगे तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो ये बात समझ में आई? यस सर आ गई। तो अब अगर यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा दिया होगा तो ये सारी चीजें तुम कैलकुलेट कर लोगे ना। हाँ जी सर। पर ये देखेंगे पहले कि किस किस का टॉर्क हमें ऐड करना है और वो किससे इक्वेट करना है। ये देखिए एम नॉट जी की टेंडेंसी किस तरफ रोटेट होने की। अगर इसको तुमने यहाँ से फिक्स कर लिया रॉड को, तो मेरे पेन को देख रहे हो तो एम नॉट जी नीचे लग रहा है, तो नीचे की तरफ वाला जो फोर्स है उसे किधर रोटेट करा रहा है? बोलो यस सर। एम जी किधर करा रहा है? इनवर्ड। यस सर। अब यहाँ से इसको फिक्स करके जरा n2 को देखो, वो इधर से अप्लाइड है, ये इधर जाएगी लेके से आउटवर्ड्स हो जाएगी। ये भी इधर की तरफ जाएगा। तो इसका मतलब इन दोनों के टॉर्क एक डायरेक्शन में है, इन दोनों के टॉर्क एक डायरेक्शन में है। तो इन दोनों के टॉर्क को इक्वेट कर दूंगा दोनों को ऐड करके देख लोगे। जी सर। ये बता दो यहाँ तक कोई डाउट है क्या? नहीं सर। अब तुम कल घर से क्या पढ़ के आओगे जरा ध्यान से सुनो। जैसे अभी हमने पढ़ा है यहाँ पे, हमने यहाँ पे भाई टॉर्क पढ़ा है, किससे ओरिजिनेट हुआ है? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है ना? बोलो। यस सर। तो अब तुम मुझे एक बात बताओ जरा ध्यान से सोच के, कि अगर कोई बॉडी किसी सर्कुलर मोशन में घूम रही है, ऐसे यस सर। ऐसे घूम रही है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है ओमेगा। होती है सर। क्या उसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी नहीं होती? होती है। ठीक है। तो इसका मतलब रोटेटिंग बॉडी के साथ ट्रांसलेशनल वेलोसिटी एसोसिएटेड है। है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कोई ट्रांसलेटरी मोशन में कोई बॉडी है तो उसकी टेंडेंसी उसके साथ रोटेटरी मोशन भी एसोसिएटेड होगी। कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, अब देखते हैं जरा इस बात को भी भाई, सुनना ध्यान से। देखो जैसे हम ये अज्यूम करते हैं कि मतलब कोई आदमी यहाँ पे खड़ा है, ध्यान से समझना मेरी बात। इसके सामने कोई इसका फ्रेंड है ये यहाँ पे, ठीक है। ओके सर। अब तुम ये देखो कि इसका जो फ्रेंड है ये इस लाइन पे वॉक करना शुरू कर देता है। तो अगर इस आदमी को अपने फ्रेंड को हमेशा ऑब्जर्व करना है, तो तुम ये बताओ कि क्या ये अपनी गर्दन को स्ट्रेट रख के इसको ऑब्जर्व कर सकता है? नहीं सर। इसका मतलब देखो उसे अपनी गर्दन घुमानी पड़ रही है ना, ये एंगल रोटेट हो तो रहा है। हो रहा यस है सर। सर। इसका मतलब ट्रांसलेटरी मोशन के साथ किसी पॉइंट के अबाउट रोटेटरी मोशन जरूर एसोसिएटेड होगी। ठीक है सर। तो
इसी तरह से लीनियर मोमेंटम एक वर्ड है जो तुमने पढ़ा होगा। ठीक? जो किसी भी मूविंग बॉडी के साथ मास और वेलोसिटी के मल्टीप्लिकेशन से मिलता है। ठीक है ना? यस सर। तो अगर कोई बॉडी लीनियर मोमेंटम पोजेस कर रही है तो डेफिनेटली उसके साथ एंगुलर मोमेंटम भी होगा। तो जो एंगुलर मोमेंटम है, जैसे फोर्स का जो मोमेंट है वो तो टॉर्क है, इसी तरह से लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट है मतलब रोटेशनल टेंडेंसी, वो एंगुलर मोमेंटम एल, वो आर क्रॉस एफ होती है, ये आर क्रॉस पी होएगा। आर पी साइन थीटा ईटा कैप, ये वही है फिर कि लीनियर मोमेंटम इनटू शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ लीनियर मोमेंटम फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट के अबाउट तुम्हें एंगुलर मोमेंटम चाहिए लीनियर मोमेंटम वाली किसी बॉडी का, तो लीनियर मोमेंटम को बिल्कुल टॉर्क की तरह से ऐसे एक्सटेंड करो और उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो। तो मतलब जो जो काम हमने टॉर्क में करा है वही वही काम अब हम फोर्स के साथ लीनियर मोमेंटम को और परपेंडिकुलर डिस्टेंस एज इट रख के रिप्लेस कर दो। ठीक है सर। और सर वैसे अगर हम कहें तो जैसे mv होता है तो यहाँ L इक्वल टू आई ओमेगा हम मार्क करें। ठीक है भाई? ठीक है सर। तो या तो ये फिर जाएगा। इस बात में बता दो किसको कोई प्रॉब्लम। नहीं है सर। जैसे हमने वहां पे अगर तुम्हें याद हो पढ़ा तो फिर एक मिनट टाइम कम है थोड़ा। अगर तुम्हें याद हो वहां पे हमने न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ा था, F इक्वल यस टू सर। टीपी बाई डी टी। यहाँ पर न्यूटन सेकंड लॉ अब हो जाएगा टॉर्क इक्वल टू डी एल बाई डी।